already studied about teaching. Teaching in easy way, we can say teaching is interpersonal relationship. What? In broader term, in broader aspects, what do you mean by teaching? The process of engaging learners in different types of activities that will enable to acquire knowledge, skills, and worthwhile values and attitudes. मैंने कहा कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है और उन्हें ज्ञान और कौशल के साथ साथ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, ज्ञान और कौशल के साथ साथ उन्हें मूल्यों और अभिवृत्ति का ज्ञान एक शिक्षक कराता है। तो हमने कहा कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, मैंने पहले भी कहा है, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा छात्रों में, विद्यार्थियों में, अधिगमकर्ताओं में वांछित परिवर्तन लाने के उद्देश्य से करते हैं और यही अंतःक्रिया के द्वारा आपस में संबंध स्थापित होता है। तो और हमने कहा भी है कि एक शिक्षक, ध्यान सुनिएगा, एक शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभवों की व्याख्या के द्वारा अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में क्या करता है? पहुंचा पाता है। ये जरूरी है। उसके बाद आया कि प्रत्येक शिक्षक का एक ख्वाहिश होता है, तमन्ना होता है कि हम अधिगमकर्ताओं को ऐसा पढ़ाएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ऐसा करें, वो क्या हो, उनकी समझ विकसित हो। तो यहां पे शिक्षक अधिगमकर्ता के दो बात ध्यान रखिएगा, वो शिक्षण कला या सीटेट में दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा? शिक्षक बालक के इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, क्या है ये? रुचि एवं जिज्ञासा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? चिल्ड्रेन का। तो हमने कहा यहां पे ये टीचर, शिक्षक बालक के रुचि और जिज्ञासा के अनुकूल, इसके अनुकूल, रुचि और जिज्ञासा के अनुकूल ज्ञान प्रदान करता है और उस ज्ञान को स्पष्ट करता है। क्या कहा मैंने? ज्ञान प्रदान करता है और ज्ञान को स्पष्ट करता है और अधिगम प्रक्रिया को, इसको अधिगम प्रक्रिया को छात्रों को सक्रिय रह के ज्ञान का निर्माण बालकों के द्वारा किया जाता है। दैट इज ए कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद। संरचनावाद भी यही कहता है कि एक शिक्षक के द्वारा अवसर प्रदान करना है, फैसिलिटीज प्रदान करना है, जिससे कि वो बालक सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण कर सके। क्या कर सके?
सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण कर सके, है ना बात। अभी क्यों जरूरी है कि सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करे? क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो स्वयं ज्यादा सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करता है तो उसकी ज्ञान स्पष्ट होगी। ज्ञान का होगा, स्पष्ट होगा, यथार्थ होगा, और सबसे बड़ी चीज कि वो जो सीखेगा उसका जो ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा। और जब अस्थायी होगा क्या करना पड़ेगा? रटना नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने कहा कि एक शिक्षक बालक की रुचि और जिज्ञासा के अनुकूल ज्ञान प्रदान करता है, समझ विकसित करता है और अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है विभिन्न गतिविधियों क्रियाओं के द्वारा। लेकिन अब यहां पे सवाल उठता है, क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है कि शिक्षक चाहता है कि प्रभावशाली शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया हम करें, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभावशाली नहीं हो पाता है। तो यहां पे सवाल है कि आखिर प्रभावशाली कैसे होगा? तो यहां पे थोड़ा इस क्वेश्चंस का सोचिए। तो यहां पे सोचने के बाद दो बातें आती है। क्या? कि पहले से जो टीचर सेंटर चली आ रही थी जिसमें शिक्षक ज्यादा सक्रिय होता था, तो हम लोग को कहा गया कि भाई क्वेश्चंस का आंसर आया कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। चाइल्ड सेंटर मेथड्स की बात कह लीजिए या अप्रोच कह लीजिए, ठीक है। तो हमने कहा कि बाल केंद्रित उपागम विधि का प्रयोग करना है। बाल केंद्रित मतलब इनके जो है से चिल्ड्रेंस एबिलिटीज, कैपेसिटी, नीड एक्सेट्रा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। हमने कहा कि एक सवाल का आंसर थोड़ा सा मिला हमको कि बाल केंद्रित विधि या उपागम का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ठीक है, हम जान गए कि बाल केंद्रित विधि बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक हम एग्जांपल बताते हैं। मान के चलिए ये क्या है, इंडक्टिव मेथड। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, आगमन विधि इसका हिंदी है, ठीक। ये मैंने जान गया कि चलो एक चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, मेथड है, आगमन विधि, इसका हमको प्रयोग करना है। लेकिन इस शिक्षण विधि में वो कौन सी बातें होगी या और बाल केंद्रित शिक्षण विधि में और कौन सी बातें होगी जिसको हमको ध्यान में रखेंगे तो हमारा शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया प्रभावशाली होगी। तो इस टीचिंग मेथड में कौन सी बातें ध्यान रखने वाली जो बात है, अब यही समझिएगा, यही बात निकल के आ रही है कि बाल केंद्रित विधि या शिक्षण विधि में वो कौन सी बातें हैं जो अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होगी। कौन सी बात? अब बताते, देखिए वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र। क्या मैंने कहा? शिक्षण सूत्र। शिक्षण विधि में क्या ध्यान रखना है? शिक्षण सूत्र का ध्यान रखना है। तो आज हम लोग टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैक्सिम ऑफ टीचिंग। पढ़ना है हम लोग को मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। हमने हिंदी कहा है इसका शिक्षण के सूत्र। अब ये हमारा जो मैक्सिम्स है इसका पहले अर्थ हम जाने कि आखिर होता क्या है। तो कहा गया ए फ्यू वर्ड दैट एक्सप्रेस अ rule, good or
सेंसिबल बिहेवियर। ध्यान दीजिएगा इसको। कहा गया कि मैक्सिम्स जो हमारा है वो क्या है, एक्सप्रेस अ रूल। ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हमको एक नियम की तरफ संकेत करता है। क्या करता है, नियम की तरफ संकेत करता है। मतलब रूल है, उसी रूल के अनुसार ही हमको काम करना होगा, वो नियम के अनुसार ही कार्य करना होगा। नहीं अगर हम करेंगे तो उस शिक्षण विधि में अगर उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उस मैक्सिम्स का फॉलो करेंगे तो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगा। प्रभावशाली जब नहीं होगा तो जो हम ज्ञान यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं वो अस्पष्ट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। अब थोड़ी सी और समझिए इसको। व्यापक, यहां पे शिक्षण सूत्र के बारे में कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, इस शिक्षण के क्षेत्र में, इसमें एरियाज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और अनुभवी, शिक्षण के क्षेत्र में क्या कहा मैंने, शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिक और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, तीन बात मैंने कहा, ये तीनों के द्वारा समय समय पर, टाइम टू टाइम, वैज्ञानिक खोजों के आधार पे उनके अनुभवों और निर्णयों को, क्या कहा मैंने, उनके इनके शिक्षा शास्त्री है ना, मनोवैज्ञानिक और क्या कहा मैंने एक बार, अनुभवी, है ना। ये अनुभवी ऐसे भी कह सकते हैं, अनुभवी शिक्षा शास्त्री, अनुभवी मनोवैज्ञानिक और एक हम कह सकते हैं शिक्षाविद। ये कैसे होंगे, सब अनुभवी होंगे। तो हमने कहा कि अनुभवी शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद के द्वारा समय समय पर वैज्ञानिक खोजों के आधार पर, इस पे वैज्ञानिक खोजों के आधार पर उनके अनुभवों, ध्यान दीजिएगा इसको, उनके अनुभवों एवं निर्णयों को क्या कहा गया, शिक्षण सूत्र कहा जाता है। देख यहां पे भी बातें निकल के आ गई। इस शिक्षण सूत्र किसको कहेंगे, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा समय समय पर वैज्ञानिक खोज के आधार पे उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस आया, क्या आया, एक्सपीरियंसेस आया और डिसीजंस आया, यही आगे चल के क्या हो गया, मैक्सिम्स हो गया, है ना। अब आगे ये बात में आपको समझ में कि इसका अर्थ क्या होगा। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कौन कौन सारे मैक्सिम हैं। 1 बाय 1 करके देखें कि कौन कौन सारे मैक्सिम्स हैं। तो सबसे पहला हम चले फ्रॉम नोन टू अननोन। क्या हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता रहा हूं कि ये यहां पे सीटेट के ऑल पेडागोजी में, ऑल पेडागोजी मतलब साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर, इस सारे, इस लैंग्वेज 1 हमने क्या कहा कि लैंग्वेज 1 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जो हम बात कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जो एस्टेट होने वाली है, कहां होने वाली है अभी, बिहार में। तो इसमें हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कौन, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग।
इसका संबंध किससे है? शिक्षण विधि से है। शिक्षण विधि में क्या ध्यान रखा जाता है? मैक्सिमम ऑफ टीचिंग का। तो चलिए पहला हम लोग बात करते हैं, क्या लिखा हुआ? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो क्या कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए सर्वप्रथम कोई भी प्रकरण या विषय वस्तु से बालक के प्रीवियस नॉलेज को देखना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस नॉलेज है ना, पूर्व ज्ञान, ये जरूरी है क्योंकि ज्ञात कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछना है। पूर्व ज्ञान से संबंधित क्या करना है? प्रश्नों को पूछना, या व्याख्या कर सकते हो, उदाहरण कर सकते हो, ये सारी बात है। तो ध्यान दीजिएगा कि पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछेगा, उसके बारे में व्याख्या करेगा या उदाहरण देगा, तब जाके क्या करेगा? ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? नई ज्ञान को जोड़ेगा। नई ज्ञान को जोड़ना, तब जाके हमारा क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि बालक, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, पेस्टोलॉजी ने भी कहा कि बालक के अंदर ऑलरेडी पहले से इनेट पावर होता है। क्या होता है? आंतरिक शक्ति, अंतर्निहित शक्ति होता है। बस एक शिक्षक को अवसर देना है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना है। इसलिए पहले से वैसा नहीं है कि नहीं जानता है। पूर्व ज्ञान से संबंधित ये आपको क्वालिटी होनी चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न पूछे तो वो उसका क्या होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली होगा। तो क्या हुआ? ये हमारा रूल हो गया, इसको हमको फॉलो करना ही करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां पे, फ्रॉम सिंपल टू, ध्यान दीजिएगा इसको, कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि जब भी हम प्रश्न करें, विचार करें, ध्यान दीजिएगा हम क्या करें? प्रश्न हो हमारा, विचार हो, वो क्या होगा? सरल से कठिन की ओर चलेगा। ये नहीं कि अचानक, अभी प्रश्न विचार सरल कठिन का मतलब क्या है? एक आप जानते हैं नॉलेज स्तर है, एक अंडरस्टैंडिंग और एक एप्लीकेशन है। तो हम लोग को ऐसे ही चलना होगा। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान स्तर, बोध स्तर और प्रयोग स्तर। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले इसी से सवाल पूछ दें, तो सरल नहीं हुआ, क्या हो गया? जटिल हो गया, उल्टा हो गया। कि एप्लीकेशन तब अंडरस्टैंडिंग तब ज्ञान। सरल से जटिल जाना है। पहले हम लोग ज्ञान स्तर का प्रश्न पूछेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग का पूछेंगे, फिर एप्लीकेशन। तो हमने कहा ज्ञान पहले चलिए ऐसे, बोध चलिए, नेक्स्ट हम प्रयोग पे आएंगे, या प्रयोग का कहीं पे इसका हिंदी लिखा रहा होता है अनुप्रयोग। ये बात हो गई। अब चलिए देखिए तीसरा की बात हम करते हैं, है ना, फ्रॉम कंक्रीट, ध्यान दीजिएगा इसको, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इसका हिंदी हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर। ध्यान दीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मूर्त क्या है? दिस इज ए मार्कर, देखिए कंक्रीट। और अभी हम कहते हैं कि वो अभी हाथ में क्या था? मार्कर था। तो अब ये मैंने जो मार्कर आपको सामने से दिखाया, तो आप सोचिए कि मार्कर आपको मैं दिखा रहा हूं, 30 सेंसेस ऑर्गन जो सबसे बड़ा डेवलप होता है कौन सा होता है? आई। दैट इज ए विजुअलाइजेशन की बात यहां पे इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन मतलब क्या? दृश्य। कहने का मतलब क्या हुआ कि मूर्त से अमूर्त की ओर। तो सबसे पहले मूर्त करने से फायदा क्या होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते समय कोई भी प्रकरण या विषय वस्तु होता है, तो जब हम उदाहरण देते हैं या कोई कंक्रीट उदाहरण, एग्जाम्पल भी हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स भी दिखा देते हैं, खास करके छोटे बच्चों को, बालक को क्या करेंगे? अब एप्पल है तो एप्पल दिखाएंगे, तो क्या होगा कि उसके माइंड में वो कंसेप्ट बढ़ जाता है, मैप बन जाता है
कि एप्पल ऐसा होता है, पोटैटो ऐसा होता है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर चलने से फायदा होगा कि वो बालक में दृश्य की जो क्षमता होगा, और ये दृश्य जब क्षमता होगा तो आपको मैंने बताया था एक ऑडियो है, ये श्रव्य है, ये श्रव्य है। तो मान के चलिए इससे 30% हम सुन के याद रखते हैं, तो ये निश्चित है कि ये 60 में जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसीलिए कहा गया कि एक शिक्षक को पढ़ाते समय जो रूल की बात है वो कौन सा रूल ध्यान रखना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर। आगे लो, नेक्स्ट है फ्रॉम इंडिफिनिट टू डिफिनिट, अनिश्चित, अनिश्चित से निश्चित। यहां भी क्या कह रहा है, ध्यान समझिए कि बालक का जो ज्ञान होता है, बालक का ज्ञान शुरू में क्या होता है, अनिश्चित, थोड़ी सी विचार या भाव, ये शुरू में क्या होता है, थोड़ा अनिश्चित होता है, या कह सकते हैं अस्पष्ट शुरू में, क्योंकि वो बालक है। लेकिन वो जो ज्ञान है क्या है, अनिश्चित और जो अस्पष्ट है, उसको हमको क्या करना है, इसको बदलना है, चेंज करना है। कहां चेंज करना भाई, जिसको निश्चित करना है और स्पष्ट करना है। ये कैसे होगा, ये तब होगा जब हमने, इसके पहले भी हमने कहा कि हम लोग कंक्रीट एग्जांपल्स देंगे, उदाहरण देंगे, या उस विचार पे विवाद होगा, परिचर्चा होगा। क्या मैंने कहा कि जो ज्ञान अनिश्चित है वो कैसे दूर होगा, विवाद है। उसके बाद मैंने कहा परिचर्चा, ये देख लीजिएगा, इसका अंग्रेजी है डिस्कशन, यह है डिबेट। इसके द्वारा उस ज्ञान जो हमारा अनिश्चित है या अस्पष्ट है, उसको निश्चित और स्पष्ट हमको करना होगा। अब हम देखिए पांचवा, फ्रॉम एनालिसिस, ध्यान दीजिएगा इसको, टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में ज्यादा प्रयोग होता है ये, मैथ्स में। अब ये एनालिसिस और सिंथेसिस कहने का मतलब क्या है, एनालिसिस विश्लेषण, मतलब शब्दों या विचारों को, ध्यान दीजिएगा, शब्दों विचारों को अलग अलग करके, क्या करके, अलग अलग करना। ठीक है, जैसे कोई शब्द है, सुपरविजन है, तो उसको सुपरविजन में तोड़ दिए हम लोग। सुपर का मतलब, विजन का मतलब, ये अलग अलग करके हम तोड़ेंगे। एनालिसिस का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिएगा, विश्लेषण का मतलब ही होता है कि जो हमारा एक साथ है उसको अलग अलग करके आसान हो जाता है ऐसे पढ़ने से। लेकिन ये अलग करने के साथ साथ अब यहां पे पहुंचना है, फिर क्या करना है, उसको शब्दों विचारों को एक साथ करना। क्या करना, एक साथ करना। अब ऐसा क्यों, जो अलग अलग है उसको एक साथ क्यों करना है, क्योंकि सिंथेसिस के द्वारा ही, ध्यान समझिएगा, संश्लेषण के द्वारा ही हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। यह सिंथेसिस के द्वारा ही संभव है कि एक शिक्षक बालक के ज्ञान को अगर स्थायित्व प्रदान करना चाहता है, कंसिस्टेंसी लाना चाहता है, तो सिंथेसिस होगा। लेकिन कहा जाए ये हमारा एनालिसिस और सिंथेसिस, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने कहा कि विश्लेषण और संश्लेषण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तभी हमने देखा कि जो हमारा टीचिंग ऑफ मैक्सिम ऑफ टीचिंग था, शिक्षण के सूत्र में हमने देखा भी इंडिफिनिट टू डिफिनिट,
अनिश्चित से निश्चित, अभी हमने देखा विश्लेषण से संश्लेषण, तो मैंने कहा ये ज्यादा गणित में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा ये सीटेट जो हुआ, सीटेट के मैथ पेडागोजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। आगे देखते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, हिंदी हो गया, या कहीं पे ध्यान दीजिएगा इसका पार्टिकुलर, ध्यान दीजिएगा इसका हिंदी हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर। समझिएगा ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सीटेट में पूछता है, पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा जो क्या जो सूत्र, शिक्षण जो सूत्र है हमारा, ये हमारा इंडक्टिव मेथड में ये प्रयोग होता है, आगमन विधि में। तो अब समझिए इसको क्या करा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये बहुत पूछता है, मैं बता दे रहा हूं। तो विशिष्ट का मतलब क्या हुआ सो समझिए। एक शिक्षक को क्लासरूम में जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर रहा है, तब उसको सर्वप्रथम क्या करना है, उदाहरण प्रस्तुत करना है। निष्कर्ष की बात आ रही है यहां पे। उदाहरण देना बहुत जरूरी है, जो आप टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं वो उदाहरण यहां पे जरूरी है। सामान्यीकरण, ये एग्जाम्पल्स हुआ। अब यहां से कहां पहुंच रहा है, थियरी की तरफ, फॉर्मूला की तरफ, है ना, सिद्धांत सूत्र। ध्यान दीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा गया कि विशिष्ट से सामान्य में क्या करना है कि एक शिक्षक को विषय वस्तु प्रकरण से संबंधित सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल। अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल। प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल क्या करेंगे, उदाहरण को प्रस्तुत करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम प्रस्तुत किए, ध्यान दीजिए इसको, प्रस्तुतिकरण, इसका अवलोकन किया बच्चा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, फिर ये हमारा आएगा जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, और नेक्स्ट आएगा टेस्टिंग, परीक्षण। ध्यान दीजिएगा, ये आपको मैं यहां पे दो चीज बता दिया, ये हमारा इंडक्टिव मेथड का स्टेप्स भी हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर सकते हैं इसको, कि आगमन विधि क्या है। तो आगमन विधि में सर्वप्रथम उदाहरण, विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट देखना होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो वहां पे सबसे पहले एक शिक्षक को उदाहरण प्रस्तुत करना है। जब आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो बालक क्या करेंगे, उसका आप जरूर अवलोकन करेंगे, देन सामान्यीकरण कर पाएंगे और फिर उसका परीक्षण करेंगे। आगे हम लोग और देखें, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। यहां पे क्या है, एम्पिरिकल टू रेशनल कहने का मतलब है कि पहले तार्किक कैसे पूछेगा, तो पहले एम्पिरिकल जो क्या कर सकते हैं, स्थूल कह सकते हैं उसको, स्थूल वस्तु विचार, तब जाके यहां पे उसको इधर ले पाएंगे आप, तार्किक कर पाएगा। जब तक कोई वस्तु या विचार वो सुनेगा नहीं, उसके बारे में उसको परिभाषित नहीं करेगा, तब तक वो उसके विषय में क्या कर पाएगा, तर्क नहीं कर सकता है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम होल टू पार्ट। ध्यान से समझिएगा इसको, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश। ये हमारा पूर्ण क्या है समझिएगा, ये जो हमारा होल है, होल मतलब यहां जो पूर्णता है वो बात कर रही है समग्रता की बात है, समग्र, समग्र। यहां पे हम लोगों को, एक शिक्षक को पूरी विषय वस्तु के बारे में पूरी पूर्णता से चलना है, तब अलग अलग करके हिस्सों में उसको हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा पूर्ण से अंश की ओर जो पूर्णता की बात कर रहा है, ये हमारा जो इंसाइटफुल थियरी है, ध्यान दीजिएगा, इंसाइटफुल थियरी
सूझबूझ, सूझबूझ। पूर्णता की से अंश की ओर कह रहा है, जो जैसा कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा कि बालकों को क्या करना है, सबसे पहले पूर्णता की तरफ ले जाओ, पूरी बात बताओ, उसके बाद फिर अलग अलग करो। ये होल टू पार्ट की तरफ आ गया। और सारे बहुत सारे हैं, वो है जैसे मान के चलिए सीन टू अनसीन, ध्यान दीजिएगा इसको, सीन टू अनसीन। यहां भी वही बात है, पीछे का अर्थ है कि जो देखा हुआ है उसको पहले करो और जो नहीं देखा हुआ है वो बाद में करो। जैसे इसका दूसरा सेंस हम लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। मतलब कहने का मतलब है, ये जो मुख्य पॉइंट्स हैं, शिक्षण जो सूत्र है उसका आप ध्यान रखेंगे तो कुछ कुछ चीजें क्या होगा कि आप इसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये भी हो जाएगा। तो निष्कर्षतः बात निकल के आई कि एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए या बनाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं हो सकता। धन्यवाद।